नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने साइकोलॉजी कैंपस चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है इसको आप बेहतर तरीके से कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि हमारा महासंग्राम 27 फरवरी को रिट का आयोजित होने जा रहा है, उसकी तैयारी आप सभी बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो साथियों, इसी कड़ी में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है अधिगम। क्योंकि अधिगम हमने पिछली क्लास के अंदर भी देखा था कि अधिगम के प्रकार, अधिगम अर्थ और अधिगम किस तरह हम बच्चों से करते हैं और इनसे पूछे गए ढेरों प्रश्न हमने आपके सामने लेकर आए। तो आज की क्लास में भी हम चर्चा करने वाले हैं आपसे अधिगम की, अधिगम के प्रकार के बारे में, अधिगम के सिद्धांतों के बारे में कि किस तरह के हमसे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो आप सभी आज के सेशन को सभी साथियों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे। करें आज की क्लास की शुरुआत। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे की ओर। साथियों देखिएगा, आज हम आपके सामने क्वेश्चनों को लेकर चर्चा करेंगे, प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे। तो सभी साथी यहाँ पर आंसर देंगे, क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर देंगे। ठीक है, देखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? हल के द्वारा, होगार्टी के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा या फिर स्किनर के द्वारा? साथियों, आपने अधिगम के सिद्धांत बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखे हैं, तो आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और जरूर देंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? सभी का आंसर इसमें होने वाला है स्किनर। स्किनर महोदय ने ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? यानी कि सीखने के मुख्य नियमों में से शामिल नहीं है। तत्परता का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम या फिर प्रभाव का नियम? साथियों, ये जो नियम है सारे के सारे ये किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिए गए हैं? ये दिए गए हैं थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा ये सारे के सारे नियम दिए गए हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने 3 प्रमुख नियम दिए। कौन से नियम दिए? 3 प्रमुख नियम दिए और 5 गौण नियम दिए। कितने? 5 गौण नियम दिए गए। तो इनमें से हमें पूछा है कि जो 3 मुख्य नियम हैं इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? साथियों, तत्परता का नियम बिल्कुल राइट है, अभ्यास का नियम भी है और प्रभाव का नियम भी है। बहु अनुक्रिया का नियम मुख्य नियम के अंदर शामिल नहीं है, तो नहीं का आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये मुख्य नियम के अंदर नहीं आता है। तीनों नियम मुख्य नियम आपके सामने हैं। अगला प्रश्न है आप सभी का, देखिएगा, सीखने का जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया? क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, जिसे हम कहेंगे अनुबंधन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? क्या स्किनर के द्वारा दिया गया? क्या थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया? क्या पावलोव के द्वारा दिया गया या फिर कोलबर्ग के द्वारा दिया गया? किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? जी हाँ, सभी साथियों का इसमें आंसर आ रहा है पावलोव के द्वारा। पावलोव महोदय के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत। इसने किस पर प्रयोग किया? साथियों, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। कुत्ते पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? पावलोव के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, देखिएगा सभी साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? कौन सा? प्रयास और भूल का सिद्धांत पूछा गया है। प्रयास और भूल का सिद्धांत हम सभी ने अभी देखा भी है। क्या कोहलर के द्वारा दिया गया है? क्या थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है? या फिर पावलोव के द्वारा दिया गया है? या फिर गेस्टाल्ट के द्वारा दिया गया है? किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रयास और भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? साथियों, इसमें आप सभी का आंसर आ रहा है थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा ही प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रयास और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक का मुख्य सिद्धांतों में से एक सिद्धांत माना जाता है। इसके अलावा 2 अन्य सिद्धांत कौन से हैं? एक तो आता है
प्रयास और भूल का सिद्धांत एक सिद्धांत ही हो गया, एक होता है तत्परता का सिद्धांत और एक होता है प्रभाव का सिद्धांत। तीन सिद्धांत मुख्य किसके द्वारा दिए गए? थॉर्नडाइक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कॉहलर निम्न में से किससे संबंधित है? जो कॉहलर है ये भी मनोवैज्ञानिक ही है। इन चारों में से कौन सा सिद्धांत कॉहलर के द्वारा दिया गया? क्या अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया गया कॉहलर के द्वारा? क्या व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया गया कॉहलर के द्वारा? क्या विकास का सिद्धांत दिया गया कॉहलर के द्वारा? क्या अधिगम का सिद्धांत दिया गया कॉहलर के द्वारा? साथियों, अधिगम के सिद्धांतों के अंदर ही मैं बात करूं, कॉहलर मोडे की चर्चा की गई है। कॉहलर की थ्योरी आती है, किसके अंदर आती है? आप सभी का आंसर इसमें हो रहा है राइट, अधिगम का सिद्धांत। कॉहलर मोडे ने कौन सा सिद्धांत दिया गया है? अधिगम का ही सिद्धांत दिया गया है। ठीक है साथियों, आगे बात करें। अगला प्रश्न, आप सभी बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। बांडुरा के अनुसार अधिगम आधारित होता है, यानी कि बांडुरा का जो सिद्धांत है, देखते हैं कौन सा है, वो कौन से अधिगम पर आधारित होता है? निरंतर प्रयासों पर आधारित होता है, अनुकरण पर आधारित होता है, या फिर अंतर्दृष्टि पर आधारित होता है, या परिपक्वता पर आधारित होता है? बांडुरा के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? आप सभी मुझे बताएंगे। बांडुरा के द्वारा दिया गया है सामाजिक, कौन सा अधिगम दिया गया है? सामाजिक अनुबंधन। सामाजिक अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा? बांडुरा के द्वारा दिया गया है। और वह किसकी बात करते हैं? अंतर्दृष्टि पर बात करते हैं। कौन? बांडुरा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है? नहीं पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा युग्म सही नहीं बैठ रहा है, वो एक आपको देखना है। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। बिल्कुल राइट बात है। अगला है, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बताइएगा साथियों। ये भी स्किनर मोडे के द्वारा दिया गया है, तो ये भी राइट हो जाएगा। अगला है, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? पावलोव के द्वारा। क्लासिकल यानी कि अनुबंधन का जो सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? पावलोव के द्वारा, तो ये भी राइट हो जाएगा। सीखने का समग्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? हल के द्वारा। जी नहीं साथियों, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। सीखने का जो समग्र सिद्धांत है वह किस के द्वारा दिया गया है? आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सीखने का जो समग्र सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया है। इसमें फोर्थ ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है। अगला है, तत्परता का नियम किसने दिया? बताइए। तत्परता का नियम पावलोव के द्वारा दिया गया है, या फिर थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, या फिर एबिंगहॉस के द्वारा दिया गया है, या फिर स्किनर के द्वारा दिया गया है? तत्परता का नियम हमें पता है किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक का। सभी का आंसर इसमें होगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि थॉर्नडाइक मोडे ने ही तत्परता का नियम दिया गया है। इन्होंने कहा है इस नियम के अंदर कि कोई भी व्यक्ति अगर आंतरिक रूप से तत्पर है तो वह आसानी से हर चीज को शीघ्र तरीके से कर पाएगा। अगर आप तत्पर हो टीचर बनने के लिए तो आपके सामने कोई भी बाधा आएगी, आप उसको तुरंत आसानी से पार कर लोगे। तो तत्परता का नियम यही कहता है साथियों। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है देखिएगा। जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी सीख जाता है, जल्दी एवं प्रभावशाली तरीके से सीखता है। बिल्कुल सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया है? यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बताइए साथियों, किसके द्वारा किया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा, पावलोव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, या फिर कुर्ट लेविन के द्वारा? बताइए कि कोई भी बालक अब जब सीखने के लिए वगैरह तैयार है, अगर आप तैयारी करने के लिए पूरी तरह 100% अपना दे रहे हैं तो आप सभी का सिलेक्शन यहाँ पर होगा, आप सभी की पात्रता यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, आप शीघ्र तरीके से अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। यह सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? सभी का आंसर होगा इसमें, बताइएगा थॉर्नडाइक। कौन सा? थॉर्नडाइक के द्वारा। क्लियर हो गया होगा सभी का। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या है साथियों। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। पावलोव का वापस क्वेश्चन आ चुका है कि पावलोव ने इनमें से किस पर प्रयोग किया? पावलोव का जो सिद्धांत आता है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत,
क्या बिल्ली पर पावलोव ने प्रयोग किया, क्या बंदर पर किया, या फिर चूहे पर किया, या फिर कुत्ते पर किया? जी हाँ साथियों, सभी का आंसर इसमें होने वाला है कि पावलोव महोदय ने अपने जो सिद्धांत है संबंध प्रतिक्रिया पर किसका प्रयोग किया? सभी का आंसर इसमें सेकंड है, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया है। बिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो बिल्ली पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बिल्ली पर प्रयोग किया है थॉर्नडाइक ने। किसने किया है साथियों? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया है। आगे बात करें, अगला प्रश्न, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है? बताइए साथियों। विद्यार्थी कोई फैशन शो देख के माध्यम से कोई मॉडल देखकर उसका क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। अनुकरण का मतलब है कि देखकर चीजों को सीखना। ये कोशिश करते हैं, तो ये अनुकरण किस प्रकार का है? क्या वह प्राथमिक अनुकरण है, या फिर सामाजिक अनुकरण है, या फिर गौण अनुकरण है, या फिर वह सामान्यीकरण है? साथियों, वह अनुकरण एक प्रकार से, अगर आप मॉडल्स को देखकर अनुकरण करने की कोशिश कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आप सामाजिक अधिगम कर रहे हैं, सोशल लर्निंग आप कर रहे हैं। क्लियर है या नहीं है? हम कहीं भी बाजार मार्केट कहीं भी जाते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं तो चीजों को सीखते हैं। तो वही ये क्वेश्चन भी वही बात कहने की कोशिश कर रहा है। अगला प्रश्न है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? फिल्मों में हिंसात्मक व्यवहार दिखाए जा रहे हैं। साथियों, आज के समय जितने भी फिल्में आ रही हैं, जितने भी मूवीज आ रही हैं, वो एक प्रकार से हिंसात्मक व्यवहार ही की प्रवृत्ति ही फैला रही है इस मानव जाति के अंदर। सॉरी। तो एक हमारे मनोवैज्ञानिक आए थे अधिगम के सिद्धांतों के अंदर, उन्होंने ये बात बहुत पहले ही बोली कि फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। ये किस मनोवैज्ञानिक द्वारा बताया गया है? बस ये कहा है। क्या वो थॉर्नडाइक ने बताया है, क्या वो वॉटसन के द्वारा बताया है, या फिर जीन पियाजे के द्वारा बताया है, या एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा बताया गया है? साथियों, सभी का इसमें आंसर आ रहा है एल्बर्ट बंडूरा। एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा ही सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है उसमें फिल्मों के अंदर चाहे एनवायरनमेंट में जैसा बच्चा देखेगा वैसा बच्चा अनुकरण करेगा, वैसी चीजें सीखेगा। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं बंडूरा साहब। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर। देखिए वापस क्वेश्चन आया है कि बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? क्या स्वचिंतन होता है, क्या पुनरावृत्ति होती है, क्या प्रतिधारण होता है, या फिर सार का दोहराना होता है? बताइए साथियों, बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित सिद्धांत में कौन सी प्रक्रिया होती है? बताइए साथियों, कौन सी प्रक्रिया सामाजिक, यानी कि समाज के अंदर चीजों को देखकर फिर उनका अवलोकन हम करते हैं, तो ये अधिगम के सिद्धांत में ये कौन सी प्रक्रिया आती है? क्या स्वचिंतन की आती है, क्या प्रतिधारण की आती है, क्या पुनरावृत्ति की आती है, या फिर सार को दोहराने की आती है? बताइए साथियों, इसमें आंसर सभी का कौन सा होगा? इसमें आंसर होने वाला है सभी का पुनरावृत्ति का। कौन सा? पुनरावृत्ति का, कि चीजों को बार बार दिमाग के अंदर, स्मृति के अंदर बैठाना और फिर उनको क्या करना? स्मरण करना। यानी कि जो भी हम देखते हैं सामाजिक रूप से हम किसी भी चीजों को समाज के अंदर या कहीं भी देखते हैं, उनका क्या करते हैं? फिर दिमाग के अंदर चीजें घूमती हमारी रहती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन पर आधारित अधिगम का नहीं है पूछा है कि इनमें से बंडूरा के 3 ऑप्शन होंगे और एक नहीं होगा। विद्यार्थियों के द्वारा केंचुए के विच्छेदन को सीखना, जी हाँ। क्रिकेट का उत्साह है, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, या फिर स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना, यह अवलोकन पर नहीं सीखता है। कौन सा? 4 ऑप्शन आप सभी का इसमें राइट होगा। यह नेगेटिव है साथियों। यह बंडूरा के अवलोकन पर आधारित विद्यार्थियों में केंचुए के विच्छेदन के माध्यम से बच्चे सीखेंगे, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। क्रिकेट अगर बच्चे इंटरेस्ट है, देख रहे हैं, खेल रहे हैं, तो इसके माध्यम से भी सीखेंगे। और सामाजिक अध्ययन के प्रति पसंदगी होगा। यहाँ पर सामाजिक
अध्ययन के प्रति पसंद यानी कि सामाजिक अध्ययन बच्चे करेंगे तो उसके माध्यम से बच्चे यहाँ पर सीखेंगे। अगर स्कूल के बस्ते बंद करके घर पे जाएंगे तो वो सीखने का माध्यम नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर, किस पर? अवलोकित व्यवहार पर निर्भर करता है। सीखने के कौन से सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? सीखने का वह सिद्धांत जो अवलोकित व्यवहार पर निर्भर करता है, सीखने के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। क्या वह संज्ञानात्मक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? क्या वह विकासात्मक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? क्या वह रचनात्मक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? या फिर व्यवहारात्मक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? साथियों, अवलोकित व्यवहार की बात की जा रही है, यानी कि ऑब्जर्वेशन बिहेवियर की बात की जा रही है। हम कहीं भी अगर आपने बीएड या बीटीसी या फिर डीएलएड आपने किया है तो आपने अगर लेसन प्लान दिया है तो हमारा जो टीचर थे और एग्जामिनर थे वो हमारी क्लास के अंदर आकर पीछे की तरफ बैठते थे और क्या करते थे? हमें ऑब्जर्व करते थे और इसका मतलब अवलोकित करते थे कि हम किस तरह पढ़ा रहे हैं, किस तरह के टीचिंग शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो यह हमारे कौन से दिमाग पर आधारित है? यह है संज्ञानात्मक विकास पर, संज्ञानात्मक सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया होगा सभी को? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों, दंड किस प्रकार का पुनर्बलन है? बताइएगा कि दंड जो है किस प्रकार का पुनर्बलन है। साथियों, यहाँ पर दो प्रकार के पुनर्बलन की बात होती है। एक तो होती है सकारात्मक, एक तो होती है सकारात्मक, एक होती है नकारात्मक, एक होती है नकारात्मक। दो प्रकार के पुनर्बलन यहाँ पर बच्चों को दिए जाते हैं साथियों। तो यहाँ दंड के बारे में पूछा जा रहा है तो क्या ये धनात्मक पुनर्बलन है, क्या प्राथमिक पुनर्बलन है, क्या द्वितीय पुनर्बलन है, या फिर ऋणात्मक पुनर्बलन है? साथियों, यह पुनर्बलन किस प्रकार का है? दंड सभी को पता है कि ये तो एक ऋणात्मक पुनर्बलन है, यानी कि एक नकारात्मक पुनर्बलन है। अगर यहाँ बात कर ली जाती प्रशंसा की, शाबाश की, धन्यवाद की, तो वह हो जाता आप सभी का धनात्मक पुनर्बलन। बताओ सही है गलत है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना ये कौन सा पुनर्बलन है? बताइएगा साथियों। जी हाँ, ये शाब्दिक पुनर्बलन है, या फिर ये अशाब्दिक पुनर्बलन है, या सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है, या फिर ये नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है? यह किस प्रकार का पुनर्बलन का उदाहरण है? बताइएगा। कि आप अगर बच्चों को आप ठीक कर रहे हैं, शाबाश कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये आप कौन सा पुनर्बलन का उदाहरण पेश कर रहे हैं बच्चों के सामने? साथियों, ये आप सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन दे रही हैं, यानी कि पॉजिटिव तो है ही है, साथ में शब्दों का भी आप यहाँ पर अच्छे शब्दों का भी आप प्रयोग कर रहे हैं पुनर्बलन के साथ। तो इसमें आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? क्षेत्रवादी सिद्धांत, जो किसी क्षेत्र विशेष की बात करता है। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया, या फिर आप बताएंगे लियोन फेस्टिंगर के द्वारा दिया गया, या सीटी मॉर्गन के द्वारा दिया गया, या फिर ये हेनरी गोडार्ड के द्वारा दिया गया? साथियों, मनोविज्ञान के अंदर पूछा गया, हमसे कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर ये प्रश्न, क्षेत्रवादी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आप सभी का आंसर इसमें आ रहा है कुर्ट लेविन मोधे के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। कौन सा सिद्धांत दिया गया? कुर्ट लेविन के द्वारा। आप सब बताएंगे कि कुर्ट लेविन के द्वारा क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न में है। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत कौन सा है? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। क्या ये व्यवहारिक सिद्धांत है अधिगम का? बिल्कुल है। प्रबलन का सिद्धांत, या फिर स्किनर का क्रिया प्रसुप्त अधिगम का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी? बताइएगा। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत इनमें से कौन कौन से सिद्धांत है? साथियों, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं तीनों के तीनों सिद्धांत ही अधिगम के कौन से सिद्धांत है? व्यवहारिक सिद्धांत है। इसमें हो जाएगा सभी का उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन इसमें सभी का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता हैं, यानी कि प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत ह्रास सिद्धांत के प्रदाता कौन है? क्या ये हल है, मेस्लो है, फ्राइड है, या फिर केप्सन है? साथियों, प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? यह प्रश्न हमने कई बार पढ़ा है, पिछली कई एग्जामों के अंदर भी पूछा गया है। यह दिया गया है हल मोदे के द्वारा। हल मोदे के द्वारा ही प्रेरणा प्रबलन ह्रास का सिद्धांत दिया गया है। क्लियर हो गया होगा सभी साथियों को? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम
कौन सा मीनिंगफुल लर्निंग की बात यहाँ पर की जा रही है, किसके द्वारा समझाया गया है साथियों? रॉबर्ट गेने के द्वारा, जेरोम ब्रूनर के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा या फिर डेविड आशुबेल के द्वारा? साथियों, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम की बात की जा रही है, यह समझाया गया है डेविड आशुबेल के द्वारा। सभी साथियों का इसमें आंसर होगा 4 नंबर, यानी कि डेविड आशुबेल के द्वारा ही कौन सा दिया गया है? अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम दिया गया है। अगला है, आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान हमें देखने को मिलता है? देखते हैं, बताइए साथियों। अगला प्रश्न जो हमारा है, क्या रटकर सीखने में होता है, क्या खोजपूर्ण सीखने में होता है, या फिर अर्थपूर्ण सीखने में होता है, या फिर निरंतर सीखने में होता है? किस प्रकार के सीखने में, किसके अनुसार? आशुबेल के अनुसार ही हमें आंसर देना है। तो इस सभी के अंदर कौन सा हो जाएगा साथियों, बताइए? इसमें हो जाएगा सभी का आंसर अर्थपूर्ण सीखना, यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग किसके द्वारा बताई गई है? मीनिंगफुल लर्निंग किसके द्वारा बताई गई है? ये बताई गई है आशुबेल महोदय के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म कौन सा है? निम्न में से देखते हैं। अधिगम का साइन सिद्धांत टॉलमेल के द्वारा दिया गया है। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। जी हाँ। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? क्या ब्रूनर के द्वारा दिया गया है? देखते हैं। प्रत्यक्ष त्रुटि अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। साथियों, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ बिल्कुल राइट है, लेकिन सामाजिक अधिगम सिद्धांत आप सभी को पता है ये ब्रूनर के द्वारा नहीं दिया गया है, ये दिया गया है बंडूरा। किसके द्वारा? बंडूरा के द्वारा दिया गया है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। कह रहा है कि अधिगम के समप्रत्यय सिद्धांत एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए गए हैं कि सीखने में जो भी संप्रत्यय निर्माण एवं समस्या समाधान में कौन से घटक प्रतिपादित किए जाते हैं? क्या संज्ञानात्मकवादी किए जाते हैं, क्या फैकल्टी मनोवैज्ञानिक किए जाते हैं, क्या प्रतीकवादी किए जाते हैं, या फिर व्यवहारवादी प्रयोग किए जाते हैं? बात क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने के दौरान अगर हमें समस्याएं आती है तो हम इन चारों में से किसका प्रयोग करते हैं? अरे भाई, समस्या हमारे सामने आती है तो उसे दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं हमारे चिंतन का, तर्क का, मानसिक विकास का, संज्ञानात्मक विकास का हम प्रयोग करते हैं। संप्रत्यय कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं, कॉन्सेप्ट का डेवलप हम करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। तो आप सभी के सामने आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, संज्ञानात्मकवादी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा साथियों। प्रश्न के अंदर सूत्र दिया हुआ है। सूत्र कह रहा है कि लर्निंग इक्वल फैक्टर एनवायरमेंट फैक्टर मल्टीपल पर्सनल फैक्टर ब्रैकेट में लर्निंग यानी कि अधिगम को इंगित करता है। तो मतलब इन्वायरमेंट फैक्टर व पर्सनल फैक्टर किसको इंगित करता है? ये प्रश्न भी पूछा गया है साथियों। इसका आंसर आप सभी देने वाले हैं। तो इन्वायरमेंट और पर्सनल फैक्टर किसको इंगित करता है? क्या वातावरणीय कारक और अभिभाव्य के कारक को करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। सामूहिक कारक और व्यक्तिगत कारक को करेगा? जी नहीं, ये करेगा वातावरणीय कारक और व्यक्तिगत कारक। यानी कि इन्वायरमेंट फैक्टर और पर्सनल फैक्टर यानी कि व्यक्तिगत कारक। बिल्कुल थर्ड ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन दिया है वो बहुत अच्छा आंसर दिए हैं, बहुत अच्छी तैयारी उनकी हो सकती है। आगे है साथियों, अगला प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। प्रश्न है अगला, अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? यानी कि अधिगम का, सीखने का सिद्धांत कौन सा व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? कौन सा है? उद्दीपक परिवर्तन सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत? बताइए साथियों कि अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? कौन सा सिद्धांत है ये? यह है सभी का साथियों चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत जो कि किसके द्वारा दिया गया है? हल के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न साथियों हमारा अगला, अधिगम वक्र में पठार बनता है।
पठार क्या होता है? पठार का मतलब है कि सीखने में जो रुकावट पैदा हो जाती है, इस रुकावट को ही क्या कह रहे हैं? इस रुकावट को ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं? रुकावट को ही एक पठार कह रहे हैं, यानी कि एक पठार का रूप धारण कर लेता है। परिपक्वता के कारण करता है, या फिर अभिप्रेरणा के कारण करता है, या फिर बताइएगा अभिरुचि के कारण करता है, या फिर थकान के कारण करता है। साथियों, सीखने में पठार का जो कारण बनेगा वह बनेगा आप सभी का आंसर सी, यानी कि थकान के कारण ही। थकान के कारण ही क्या बनेगा? पठार का रूप बनेगा अधिगम। अगला प्रश्न है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? नहीं पूछा है, नेगेटिव निकालना है एक, चारों में से एक। सीखने के पठार के लिए हमें क्या करना चाहिए देखते हैं पहले। ये सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, ये तो हमें करना ही चाहिए। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, ये भी हमें करना चाहिए। उसे दंडित करना चाहिए, दंडित तो नहीं करना चाहिए। इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कारणों का अध्ययन भी हमें करना चाहिए, लेकिन सीखने के पठार के निराकरण के लिए या निराकरण के लिए हमें दंडित तो नहीं करना चाहिए। आपका आंसर इसमें हो चुका है सी, यानी कि सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। नेगेटिव का नेगेटिव आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़े। अगला है सभी का प्रश्न, देखिए। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, जिस वक्र रेखा में, यानी कि मैं बात करूं कि इसके अंदर एक वक्र रेखा हम बनाते हैं। वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, यानी कि धीमी पड़ जाती है। यानी कि सीखने में तेजी होती है, फिर बाद में मंद पड़ जाती है। तो उसे कौन सा वक्र हम कहेंगे? सीखने के कौन सा वक्र कहेंगे? क्या उन्नतोदर वक्र कहेंगे, मिश्रित वक्र रेखा कहेंगे, नतोदर वक्र रेखा कहेंगे, या वक्र रेखा नहीं होती है? जी नहीं, वक्र रेखा तो होती है। एक तो सरल रेखा वक्र होता है साथियों। कौन सा होता है? एक तो सरल रेखा वक्र होता है, एक नतोदर वक्र रेखा होता है। नतोदर का मतलब है कि, नतोदर का मतलब है कि ये देखिए, एक होता है मिश्रित। मिश्रित का मतलब ये हो गया, देखिए मिश्रित। तो हमें पूछा गया है कि सीखने में पहले तो बढ़ोतरी फिर बाद में मंद हो, यानी कमजोर हो जाता है, वह सीखने का वक्र कौन सा कहलाता है? वह आपका उन्नतोदर वक्र कहलाता है। उन्नतोदर वक्र, यानी कि पहले तो उन्नति होगी, बाद में धीमा पड़ जाएगा, वह होगा आपका उन्नतोदर वक्र। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है, तो वह कौन सा अधिगम का कहलाएगा? बताइएगा साथियों। कि पहले का सीखा हुआ ज्ञान आगे सीखने में बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा, तो वह कौन सा कहलाएगा? साइंस मैथ का स्टूडेंट जब मनोविज्ञान या फिर जीके पढ़ेगा तो वह बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा, तो वह कौन सा अधिगम कहलाएगा? बताइएगा। जब अगर साइंस का स्टूडेंट अगर मैथ पढ़ेगा तो वह तो सीखने में मदद करेगा ही। अगर साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाएगा तो वह भी उस सीखने में मदद करेगा ही। तो वह कौन सा सीखने का कारक कहलाएगा? क्या वह सकारात्मक कहलाएगा या नकारात्मक कहलाएगा या शून्य कहलाएगा? बताइए साथियों, इसमें आंसर दीजिए। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है, तो वह कौन सा कहलाता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाएगा, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण कहलाएगा, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा, या अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा? वह कहलाएगा जब बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा, उसको कोई मतलब नहीं है, तो वह आपका हो जाएगा साथियों। फर्स्ट ऑप्शन ही सभी का राइट हो रहा है, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। कौन सा? अधिगम का शून्य स्थानांतरण बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा। क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गेने के अनुसार सीखने का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? गेने के द्वारा सीखने के कितने स्तर बताए गए हैं? आप सभी को मैं बता दूं, गेने मोदे के द्वारा सीखने के अधिगम के 8 प्रकार बताए गए हैं। उनमें से सबसे उच्च स्तर का कौन सा पूछा गया है? सबसे उच्च स्तर का है, देखिए, संप्रत्यय अधिगम है, श्रृंखला है, समस्या का समाधान है, या फिर संकेत अधिगम है? बताइएगा साथियों सॉरी, कि गेने मोदे के द्वारा सीखने का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? जी हाँ, सभी का आंसर क्या होने वाला है इसके अंदर? इसके अंदर सभी ने आंसर दिया है समस्या समाधान। जब अंतिम उद्देश्य हमारा है टीचर बनना, आप सभी टीचर बन जाओगे तो हमारी तो समस्या खत्म हो गई। बताइएगा, अब समस्या जहाँ खत्म हो जाती है तो वहाँ हमारा क्या हो जाता है? सीखना बंद हो जाता है? सीखना तो बंद नहीं होता है।
हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है। लक्ष्य आप सभी का टीचर है, तो टीचर बनना यहाँ पर पूरा हो गया है, तो यानी कि हमारी समस्या का समाधान हो गया है। तो सबसे ऊंच स्तर पूछा है, किसके अनुसार पूछा है? गेने मोदे के अनुसार सबसे अंतिम स्तर या उच्च स्तर कौन सा है? वह है समस्या का समाधान। अगला प्रश्न है, देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है साथियों, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम स्थानांतरण का थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वह क्या कहा जाता है? क्या समानता का सिद्धांत कहा जाता है? क्या औपचारिक नियमों का सिद्धांत कहा जाता है? या फिर अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहा जाता है? सीधा सा आंसर आप सभी का इसमें कौन सा आने वाला है? जी हाँ, सभी का इसमें आंसर आ रहा है कि सीखने का अंतरण का थॉर्नडाइक मोदे के द्वारा दिया गया सिद्धांत कौन सा है? जी हाँ, सभी साथियों का राइट आंसर अनुरूप तत्वों का सिद्धांत है। कौन सा है? अनुरूप तत्वों का सिद्धांत है। क्लियर हो गया है सभी को? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? हमने अभी आपके सामने बात ही की थी कि अधिगम के स्थानांतरण कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ साथियों, 3 प्रकार के स्थानांतरण होते हैं। एक तो आप सभी के सामने दिखाई दे रहे हैं, देख लेते हैं पहले। सकारात्मक है, दूरवर्ती स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण या फिर शून्य स्थानांतरण। जी हाँ साथियों, एक तो होता है सकारात्मक, यानी कि सीखा हुआ ज्ञान दूसरे में भी काम आए, वह होगा सकारात्मक है। नकारात्मक का मतलब है कि जैसे सकारात्मक के अंदर तो मतलब साइकिल चलाने वाला व्यक्ति अगर मोटरसाइकिल चला रहा है तो वह उसके सकारात्मक में काम आएगा, बिल्कुल आएगा। एक स्थिति भी सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में भी अगर काम आए तो वह सकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण माना जाता है। नकारात्मक स्थानांतरण का मतलब है कि अगर मान लीजिए आर्ट्स सब्जेक्ट का विद्यार्थी अगर एसएससी की तैयारी करे, साइंस मैथ के अंदर उलझे तो वह उसके काम पल्ले नहीं पड़ेगा, तो वह नकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण माना जाएगा। अगर वह टीचर की तैयारी करेगा, अगर वह कोई कंपटीशन यानी कि आरएस की करेगा, एसआई की करेगा, तो जीके सारा उसके समझ में आएगा, तो वह किसका उदाहरण हो जाएगा? वह हो जाएगा सकारात्मक का। तो एक हो गया हमारा नकारात्मक का। अब एक है शून्य स्थानांतरण, जब एक परिस्थिति के अंदर सीखा हुआ ज्ञान न तो हमारे काम आए न ही हमें बाधा पैदा करे, कोई फर्क नहीं पड़े, वह हो जाएगा आपका शून्य स्थानांतरण। तो इसमें प्रकार नहीं पूछा है, अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है का हो जाएगा दूरवर्ती स्थानांतरण, ये नहीं है, तीनों बाकी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी स्थितियां बताई है साथियों? गेने मोदे के द्वारा अधिगम के अंदर कितनी परिस्थितियां बताई है? क्या उन्होंने 5 बताई है, क्या 8 बताई है, क्या 6 बताई है, 7 बताई है या फिर 6 बताई है? बताइए साथियों। रॉबर्ट गेने मोदे के द्वारा अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के अंदर कितने प्रकार की परिस्थितियां बताई है? इसमें आप सभी का आंसर क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है आप सभी का आंसर 8 प्रकार की परिस्थितियां रॉबर्ट गेने के द्वारा बताई है, जिसमें सबसे उच्च स्तर की कौन सी है? समस्या समाधान। समस्या समाधान सबसे अंतिम स्तर का क्या है? परिस्थिति है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, एक बालक पहाड़ी सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है, यानी कि पहाड़े सीख ली है बच्चे ने, पहाड़े सीखने के बाद वह गुणा भाग करना सीख जाता है। अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का यह उदाहरण है, वह किस प्रकार का उदाहरण पूछना जा रहा है हमसे? यानी कि आप बताएं मुझे, पहाड़ों के माध्यम से गुणा भाग करना बच्चा आराम से सीख रहा है, तो ये तो सकारात्मक स्थानांतरण का ही उदाहरण माना जा रहा है साथियों। तो ये स्थानांतरण के किस प्रकार का उदाहरण है? क्या ये मानसिक से शारीरिक है? क्या ये शारीरिक से शारीरिक है? शरीर का तो इसमें कोई काम ही नहीं है। शारीरिक से मानसिक है या फिर मानसिक से मानसिक है? साथियों, पहाड़े की बात की जा रही है, पहाड़े की बात की जा रही है और फिर गुणा की बात की जा रही है। गुणा भाग करना बच्चा यहाँ पर सीख रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है? यहाँ भी वह मानसिक का ही यूज ले रहा है, दिमाग का ही काम यूज ले रहा है, और यहाँ भी गुणा भाग करना सीख रहा है, तो यहाँ भी मानसिक क्रिया ही बच्चा कर रहा है। तो मानसिक से मानसिक क्रिया का ही ये उदाहरण बनेगा, यानी कि सकारात्मक अंतरण या स्थानांतरण का ही उदाहरण ये माना जाएगा। तो साथियों, आज की क्लास में आप सभी ने कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर दिए, ये आप सभी बताएंगे। और साथियों, अधिगम को लेकर हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी आप सभी बताएंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करेंगे, और आज की क्लास को सभी लोग सभी साथियों तक पहुंचाएंगे। जो भी रीति पात्रता परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, सभी साथियों तक अपनी क्लास जानी चाहिए, सभी तक पहुंचनी चाहिए, ताकि सभी को लाभ मिल सके साइकोलॉजी को लेकर।
तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में बड़े और अच्छे तरीके से साथ। जब तक आप करें तैयारी और अन्य सब्जेक्ट को भी साथ में लेकर चलें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।